नमस्कार। कभी सोचा है कि जब मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद भारत पर किसका राज रहा? आज हम शक साम्राज्य की कहानी को समझेंगे, जो प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। तो एक सवाल है, वो कौन से घुमंतु योद्धा थे जिन्होंने भारत में अपने से पहले आए इंडो ग्रीक से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? इसका जवाब है शक, जिन्हें इंडो सिथियन भी कहा जाता है। आज हम शकों की इस पूरी यात्रा को 5 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले वो भारत आए कैसे, फिर उनका पहला साम्राज्य कैसे बना, उसके बाद वेस्टर्न क्षत्रप के तौर पर वो कैसे पावरफुल हुए, फिर रुद्रदमन प्रथम के समय में वो अपने चरम पर कैसे पहुंचे और आखिर में उनके साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से वो आए थे। देखिए, शकों को अगर समझना है तो हमें पहले सेंट्रल एशिया से भारत तक के उनके सफर को देखना होगा। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य जो इतना ताकतवर था अब ढह चुका है। उत्तर पश्चिमी भारत में एक पावर वैक्यूम है, यानी सत्ता की जगह खाली हो गई है। और ये खालीपन एक चुंबक की तरह काम कर रहा था, जो सेंट्रल एशिया से नए नए ग्रुप्स को अपनी ओर खींच रहा था। तो ये सब हुआ कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझिए। सब कुछ शुरू हुआ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब सेंट्रल एशिया की कुछ जनजातियों ने सिथियनों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया। यही सिथियन, जिन्हें हम भारत में शक कहते हैं, दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने पार्थियन राजा को हरा दिया और बस भारत आने का रास्ता साफ हो गया। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो अब जब ये भारत आ गए तो आगे क्या हुआ? यहीं से कहानी में एंट्री होती है इनके पहले बड़े राजा की, और हम देखते हैं कि उन्होंने अपना पहला साम्राज्य कैसे स्थापित किया। ये हैं माउस, भारत के पहले इंडो सिथियन किंग। इनका इलाका था गांधार और राजधानी थी सिरकप। हाँ, ये खुद तो इंडो ग्रीक को पूरी तरह नहीं हरा पाए, पर वो काम इनके बेटे एजियस प्रथम ने पूरा कर दिया। पर असल में माउस ने ही वो नींव रखी थी जिस पर शक साम्राज्य की मजबूत इमारत खड़ी हुई। और एक मजे की बात पता है, माउस के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी किताबों या दस्तावेजों से नहीं, बल्कि उनके चलाए गए सिक्कों से मिलती है। सोचिए, ये छोटे छोटे सिक्के अपने अंदर कितनी बड़ी कहानी समेटे हुए हैं। तो इन सिक्कों से पता क्या चलता है? बहुत कुछ। एक तो ये कि इनके राज में कल्चर का एक गजब का फ्यूजन था। सिक्कों पर बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के निशान मिलते हैं। और भाषा, एक ही सिक्के पर ग्रीक भी और खरोष्टी भी। इससे साफ पता चलता है कि उनका शासन कितना मिला जुला और मल्टीकल्चरल था। लेकिन रुकिए, शकों की कहानी सिर्फ उत्तर पश्चिम तक ही सीमित नहीं थी। इनकी एक और ब्रांच थी जो कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिकी रही। अब हम चलते हैं पश्चिमी भारत की तरफ और मिलते हैं वेस्टर्न क्षत्रपों से। अब शक संवत के बारे में बात करते हैं। ये एक कैलेंडर सिस्टम है जो 78 एडी में शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ राजा चष्टन के गद्दी पर बैठने के साथ। और कमाल की बात यह है कि ये कैलेंडर आज भी भारत में इस्तेमाल होता है। ये है शकों की विरासत। तो ये हैं राजा चष्टन, वेस्टर्न क्षत्रप वंश के संस्थापक। इनका राज उज्जैन से चलता था और ये इतने मशहूर थे कि ग्रीक स्कॉलर टॉलेमी ने भी अपनी किताबों में इनका जिक्र किया है। यही वो शख्स थे जिन्होंने इस शक्तिशाली नए शक शाखा की शुरुआत की। तो सबसे महान शक शासक कौन था? हर साम्राज्य का एक गोल्डन पीरियड होता है। शकों के लिए वो दौर लेकर आए रुद्रदमन प्रथम। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये रुद्रदमन के सबसे बड़े कामों में से एक को दर्शाती है। उन्होंने ही शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया। इससे पता चलता है कि वो संस्कृत भाषा और साहित्य को कितना सम्मान देते थे और उसे कितना बढ़ावा देना चाहते थे। रुद्रदमन प्रथम को सबसे महान शक राजा माना जाता है और इसके कई अच्छे कारण हैं। वो चेष्टन के पोते थे। उन्होंने महाक्षत्रप का टाइटल लिया, जिसका मतलब था महान राजा। उनका राज कोंकण से लेकर नर्मदा घाटी, काठियावाड़ और मालवा तक फैला हुआ था, और वो कला और संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े समर्थक थे। इनके काम भी जबरदस्त थे। काठियावाड़ की मशहूर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। जो इलाके पहले हाथ से निकल गए थे उन्हें वापस जीता। पर शायद सबसे दिलचस्प बात है सातवाहनों के साथ उनका रिश्ता। एक तरफ तो शादी ब्याह के रिश्ते थे और दूसरी तरफ लगातार लड़ाइयां भी चल रही थी।
ये दिखाता है कि उस दौर की राजनीति कितनी कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी ताकत का अंत भी होता है। तो अब अपने आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि शक साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। शकों का अंत अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे 3 हिस्सों में हुआ। पहला झटका तब लगा जब सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन्हें हराया। फिर उत्तर पश्चिम में कुषाणों ने उनका सफाया कर दिया। और आखिरी और फाइनल चोट की 4वीं सदी में गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब उन्होंने आखिरी शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उनका राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो करीब 5 सदियों तक शकों ने भारत पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें शक्ति, कल्चर के मेलजोल और प्राचीन भारत के लगातार बदलते नक्शे के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार हो रहे बदलाव और उसमें ढल जाने की एक महान गाथा है।